वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। इससे पहले वाले आप मेरे पेज पर जाकर देखेंगे तो कम्युनिटी पेज पर मैंने एक पोस्ट अपडेट किया है और वो है आपका डेली का शेड्यूल कि मंडे हम क्या पढ़ेंगे, ट्यूसडे क्या पढ़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे क्या पढ़ेंगे। तो आज मंडे है और मंडे के दिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पॉलिटी और फिजिक्स पढ़ाऊँगी। फिजिक्स मेरा खुद का सब्जेक्ट है, पॉलिटी मेरा यूपीएससी बेस्ड सब्जेक्ट है, राइट। तो आपको पॉलिटी और फिजिक्स में पढ़ाऊंगी। तो आज हम पहले पॉलिटी पढ़ेंगे। ये दो अलग अलग ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट हो जाएंगे क्योंकि फिजिक्स जो है वो मैथ साइंस वालों के लिए है, ओके, पीसीएम वालों के लिए और बायो सीएम वालों के लिए, पीसी के लिए, ठीक है। और जो आपका पॉलिटी है वो आपके आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो पॉलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में आपको बता दूं कि पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 है आपका जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे और वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और कहाँ ये यूज़ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर इन्होंने खुद आपके चैप्टर के नाम में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। लिखने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमें ये बताए कि हमारा देश कैसे रन करेगा। सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है हमारे इंडिया का और वो हर देश का होता है, हर कंट्री का होता है। कोई सी भी कंट्री हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन है। अनरिटन भी होता है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, अनरिटन का मतलब ये नहीं होता है कि वो लिखा ही नहीं गया है। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटर्न होते हैं और अनरिटर्न होते हैं। अनरिटर्न का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग मिलेंगे, कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। पूरा एक जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कंपाइल्ड है, सब कुछ आपको एक ही बुक में मिलेगा। ऐसा नहीं होता है किसमें, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल लैंग्वेज में आपको एक डेफिनेशन में बता दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक है जो कंट्री को रन करने में मदद करता है, कंट्री को रन कैसे करना चाहिए वो बताता है, ठीक है। और कौन रन करेगा ये बताएगा और किस तरह रन करेगा और किसके कितने पावर होंगे ये बताएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में मेन काम होता है, ठीक है। यही सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के कुछ रूल्स हैं कि आपको वो रूल्स को फॉलो करना होगा, ओबे करना होगा। अगर आप उसको ओबे नहीं करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या पनिश किया जाएगा। जैसे प्रॉपर ड्रेस में आना है, आपको ड्रेसिंग सेंस आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस पहन के आनी है, आपको प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करके रखना है। जैसे कि ऐसे नहीं कि बाल बड़े हैं और बिखरे हुए हैं और आप स्कूल में चले गए, ऐसा नहीं है। बटनें खुली हुई है, टाई नहीं लगा रखी है, ऐसा नहीं है। कोई से भी जूते चप्पल पहन के चले गए, नहीं। प्रॉपर एक अटायर होता है स्कूल का, ठीक है, वैसे हमें स्कूल में एंटर करना पड़ता है। फिर वहाँ के भी रूल्स होते हैं कि कौन से समय पे कौन सी प्रेयर होगी, फिर लंच कितने बजे होगा, कौन सा लेक्चर कौन से टाइम पे होगा। तो ये जो है ये रूल्स है। ऐसे कैसे क्रिकेट के गेम्स के रूल देख लीजिए, क्रिकेट के देख लीजिए, फुटबॉल के देख लीजिए, आपके टेनिस के देख लीजिए, हर चीज़ के रूल है। अगर ये रूल नहीं होते तो आप खुद मुझे बताइए कि ये जो भी सिस्टमेटिक ये सिस्टम रन कर रहे हैं या प्ले गेम हो रहे हैं, ये क्या चल पाते? नहीं चल पाते। सब अपनी अपनी मर्जी से सब अपना अपना कर रहे होते और कहीं भी कोई नहीं पहुंच पाता, राइट। तो रूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही इंडिया के लिए भी रूल ज़रूरी था। और ये इतिहास जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी हो गया था। इतना ज़्यादा हो चुका था, हम इतना ज़्यादा राजाओं के अंडर रह रहे थे कि धीरे धीरे जब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू करी और फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए, कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों से लड़ना सीख गए, राइट। और यहीं से फिर एक सुधार का पड़ाव स्टार्ट हुआ। एक सुधार के लिए जो आपका पहला कदम रखा गया था, ठीक है। धीरे जब आगे समय आता गया तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि हमें
कॉलोनियल पीरियड की वजह से हम वेस्टर्न कल्चर से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके फ्रेमवर्क से, उनके गवर्नमेंट रन करने के फ्रेमवर्क से हम इंट्रोड्यूस हुए थे। उनकी जो मॉडर्न थिंकिंग थी हम उनसे इंट्रोड्यूस हुए, पहली बार हम उनके कांटेक्ट में आए। और इस वजह से जब हमारे यहाँ पर जब एजुकेशन भी उसी तरीके से स्टार्ट होने लगी, तब धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, और यही आगे चल के एक बहुत बड़ा मोटिव बना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ओके, इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत थी? देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी चीज़, छोटे से घर को भी चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट? कि ये चीज़ इसी टाइम पर होगी तो इसी टाइम पर होगी। नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब सब घरों में नहीं होता होगा मे बी, पर कुछ रूल्स तो होते हैं, राइट? तो उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए भी सम सेट ऑफ रूल होते हैं जो एक जगह लिखे होते हैं और जिनको हम फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है, और वही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में समझा रही हूँ बिल्कुल आपको मैं, ठीक है? इसके बाद आप इसका मेन पर्पस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है? तो पहला फंक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि इट मेंटेन पीस एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल, ये मेंटेन करता है पीस और कोऑर्डिनेशन। इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, मान लीजिए कि आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर सब अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो सब अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, और रहने की वजह से उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, प्रोफेशंस अलग है। अब इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एक शांति कैसे स्थापित होगी, एक मेल भाव कैसे आएगा, इस चीज़ को अगर मान लीजिए कुछ तो आपस में अच्छे से रह ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक दूसरे के वो पसंद नहीं आ रहे, विचार पसंद नहीं आ रहे, तो वो वहाँ पर लड़ना शुरू कर देंगे। अब उनको उनके जो डिस्प्यूट्स है उसको रोकने के लिए, वो जो आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, उसको रोकने के लिए कहीं कोई चीज़ तो लिखी होनी चाहिए ना, क्योंकि लिखा हुआ ही नॉर्मली जो होता है वो फॉलो किया जाता है, राइट? अब कहीं कुछ लिखा नहीं होगा, तो मान लो कि कहीं कुछ लिखा नहीं है, और कोई जो लोग अच्छे से रह रहे हैं वो आके अगर ये कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी बात करते तो कोई उनकी बात सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो सिंपल सी बात है कि कहीं भी किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, एक छोटी सी कम्युनिटी सोसाइटी को भी रन करने के लिए सम सेट्स ऑफ रूल होने चाहिए, कुछ रूल्स बने हुए होने चाहिए, वही एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं। तो जब इसका पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि ये क्या करता है, ये सोसाइटी में पीस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, ठीक है? तो फंक्शंस में पहला फंक्शन है हमारा, इट मेंटेन पीस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ये हमारा पहला फंक्शन है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारा कि इट डिसाइड हु विल मेक लॉ। अब ये बहुत ज़रूरी होता है, हर कोई तो लॉ नहीं बना सकता ना। हर कोई अगर लॉ बना लेगा, मान लीजिए हम गली में रह रहे हैं और गली में ही कोई लॉ बन जाए कि आज के बाद ये गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं होगी, या ये लोग जो है वो एंटर नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए कि इस तरह के लॉ ये क्या बताते हैं? ये वही ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप नेचर दिखाते हैं जो पहले कभी हुआ करता था, राइट? तो एक ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि कौन लॉ बनाएगा और कौन लॉ बनाने के लिए एलिजिबल है, ये भी हमें कौन बताएगा? ये भी हमें बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कहाँ मेंशन होगा? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है कि ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है इट डिसाइड, ये क्या डिसाइड करता है? हु विल मेक लॉज, ठीक है? कि कौन जो है वो लॉ बनाएगा। थर्ड फंक्शन है इट लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। अब लॉ बनाने वालों को तो हमने परमिशन दे दी कि कौन लॉ बनाएगा, ये तो हमने कह दिया, पर इनके भी तो पावर हमें डिसाइड करने पड़ेंगे ना, इनके भी पावर हमें लिमिट करने पड़ेंगे। अगर हमने इनके पावर लिमिट नहीं करे तो
एक होता है ना कि गद्दी का भी जिस पद पर आप बैठे होते हो उस पद का भी आप दुरुपयोग उपयोग दोनों कर सकते हो, ठीक है, सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। हम इंसान हैं और हम सबसे ये चीज़ हम सबके अंदर होती है कि पावर का सदुपयोग भी कर सकते हैं हम और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इंसानों में ये चीज़ है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ये क्या कर देता है, ये पावर को लिमिट कर देता है, किसके, गवर्नमेंट के। इट लिमिट्स गवर्नमेंट पावर, ठीक है। जो गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है उसको ये लिमिट कर देगा। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस। मतलब अब सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगी, इक्वालिटी से, ओके। आप इक्वालिटी रहेगी, जस्टिस रहेगा, फ्रेटर्निटी रहेगा। तो इन सब चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका हिंदी में भी बता देती हूँ। समानता रहेगी, समानता रहेगी, न्याय रूपी अगर न्याय रहेगा, समानता रहेगी, न्याय रहेगा और बंधुत्व रहेगा तो अपने आप सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगी, अपने आप सोसाइटी में प्रोग्रेस होगी। समानता, आप समान तरीके से सबको ट्रीट कर रहे हैं, सबके लिए आपने स्कूल्स ओपन करके रखी है। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में सिर्फ यही लोग जाएंगे, है ना, या इस मंदिर में सिर्फ यही लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या इस जलाशय पे, इस पॉन्ड में से सिर्फ यही लोग पानी भर सकते हैं, यही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्या इक्वालिटी रहेगी? नहीं। तो ऐसे में क्या सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस करेगी? नहीं। सोसाइटी प्रोग्रेस करती है यूनिटी से, और यूनिटी तभी आएगी जब इक्वालिटी आएगी, जस्टिस आएगा और फ्रेटर्निटी आएगी। ये तीन भावनाएं आएंगी तभी जाके एक सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन क्या है आपका, कि ये क्या मदद करता है, ये सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में मदद करता है, ठीक है, सोसाइटी की प्रोग्रेस में मदद करता है। आपको समझ में आ गया? अब फिफ्थ पॉइंट ये कहते हैं कि इट गिव्स नेशनल आइडेंटिटी। मतलब आप ना तो हिंदू हैं, आप ना मुस्लिम हैं, आप ना क्रिश्चियन हैं, ना आप सिख हैं, ना आप पारसी हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है, आप सिर्फ इंडियन हैं। और ये आपका सिर्फ आपके देश में ही नहीं चलता है, ये बाहर भी चलता है। और ये नहीं होगा कि आप बाहर जाके सिर्फ ये कहेंगे कि मैं इंडियन हूँ, नहीं, आपको ये अपने जहन में यहाँ पर भी उतारना होगा कि हम इंडियन हैं, हम सिर्फ इंडियन हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है, ना पारसी है, ना मुस्लिम है, नहीं, हम सब इंडियन हैं। एक सिंगल आइडेंटिटी के अगर हम इसको देख कर चले तो आप ही मुझे बताइए कि यूनिटी हो ही नहीं सकती ना ब्रेक। और यूनिटी ब्रेक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रेस है सोसाइटी की वो डेफिनेटली होगी। समझ में आ रही है? अपने आप, क्योंकि यूनिटी रहेगी तो गवर्नमेंट के पावर्स जो लिमिटेड है वो हमें लिमिटेड दिखाई देंगे, हम उनको लिमिट कर पाएंगे। देखिए, मैं एलिगेशंस नहीं लगा रही, पर जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लीजिए कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं होगा। गवर्नमेंट में क्या चल रहा है हम उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकते, तो लिमिट नहीं कर पाएंगे पावर को। उल्टा करके देखो इसको, जस्ट री इंजीनियर करो, है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करो इसको। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट यहीं से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं। सुधारने के लिए यहाँ है तो बिगड़ने के लिए भी यहाँ पर ऊपर जाना ही पड़ेगा। सुधार के लिए भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, ये हमें एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं जो आपको समझा रही थी, मान लीजिए हम बटे हुए हैं आपस में ही, है ना, कम्युनिटी रिलीजन से बटे हुए हैं, सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं होगा। यूनिटी नहीं है तो सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं होगा। गवर्नमेंट में क्या चल रहा है इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे, कुछ ही लोग आवाज उठाएंगे क्योंकि उनके साथ दूसरे नहीं खड़े तो उनकी सुनेगा कौन? माइनॉरिटीज की कोई नहीं सुनता। ठीक है, इट डिसाइड हु विल मेक द पावर, हु विल मेक द लॉ। आप डिसाइड कैसे करोगे? दो लोग जाके तो नहीं कहोगे ना कि आप पावर, आप नहीं लॉ बना सकते, आप नहीं लॉ बना सकते, या आप ही लॉ बना सकते, ऐसा नहीं होता है। इट मेंटेन पीस एंड कोऑर्डिनेशन। ये नहीं रहा तो ये अपने आप मेंटेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंक्शन है वो आपस में लिंक्ड है और हमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। ये फंक्शंस अगर वो हमें दे रहे हैं, ये पावर अगर एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये पावर ही हमें बनाता भी है, यही पीस लेकर आएगा, कोऑर्डिनेशन लेकर आएगा। नहीं तो यही पावर जो है, अगर हमने इसे नहीं पहचाना तो यही पावर जो है वो डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देगा। आया समझ में? अब आता है ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा।
अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अथॉरिटीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? ओके, किसको, कौन अथॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन की, किसको अधिकार दिए गए हैं? तो किसको दिए गए हैं? सिंपल सी बात, व्हाई डू पीपल ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या, क्यों लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए? सिंपल, क्यों करना चाहिए? सोच के बताओ मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन जो लिखा हुआ है उसका क्यों पालन करना चाहिए? मैं बताती हूँ। क्योंकि ये उन्होंने बनाया है जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है। ओके, ये वो लीडर्स रहे हैं, वो अथॉरिटीज़ रही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इतने आज़ादी से जी पा रहे हैं और आज़ादी से अपना ऑक्यूपेशन, आज़ादी से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, प्रोफेशन चूज़ कर पा रहे हैं, सब कुछ आज़ादी से कर पा रहे हैं। और वो लोग कौन थे? ठीक है, किसने बनाया था? वो रिस्पेक्टेड लीडर्स जो हैं वो कौन थे, जिनकी वजह से उस टाइम पर इन लोगों को, ये जो लीडर्स थे उस टाइम पर यही सब कुछ थे। समझ में आ रही है? क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम था, जो पढ़े हुए थे बात उन्हीं की होती थी और उन्हीं के दम पर ये देश में बदलाव आ भी रहे थे। ठीक है, अगर वो ना आवाज़ उठाते तो देश में कभी बदलाव ना आते, और वो आवाज़ उठाने के काबिल बने, अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी और इस वजह से वो आज देश को, वो उस समय देश को आज़ाद करवा पाए। तो उनमें से जो सबसे पहले आते हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब ऐसे महान लोग अगर वो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ही मुझे बताइए कि कौन ओबे नहीं करेगा उस टाइम पे। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, फिर आते हैं सरदार पटेल, फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जिम्मा भी इन्हीं दिया गया था। इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे, फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो किस तरह से वोटिंग हुई थी, वो डायरेक्ट वोटिंग थी, इनडायरेक्ट वोटिंग थी, कैसे थी, ओके, रिप्रेजेंटेटिव थी कि नहीं थी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये अगर बदलाव ला रहे हैं तो इनकी तो सुननी ही पड़ेगी ना, राइट? तो ये वो लोग हैं जिन पर लोगों को उस समय भरोसा हुआ करता था और उस भरोसे के कारण इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमने इनको ओबे किया। इनके कॉन्स्टिट्यूशन को, इनके बनाए हुए डॉक्यूमेंट को हमने उसका पालन किया। आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन जस्टिस। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया था? इनका कॉन्स्टिट्यूशन था न्याय पर, न्याय जो था उस पर बेस्ड था। ठीक है, उसको आधार बनाकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया ताकि ये सबको, हर कुछ को, हर वर्ण, उस टाइम पर वर्ण सिस्टम नहीं था। वर्ण सिस्टम ऐसा नहीं था कि प्रॉपर आपका 4 वर्ण हुआ करते थे, वो नहीं था, लेकिन पर वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर पालन हो रहा था, कहीं ना कहीं लोग उसको फॉलो कर रहे थे, अभी भी फॉलो कर रहे थे। तो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेकेंड, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, ये सबके लिए था और सबको ये अधिकार दे रहा था, सबको ये जस्टिस, न्याय दे रहा था और सबको इक्वालिटी, समानता दे रहा था। आई समझ में? राइट्स अधिकार होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें। राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है। उसके बाद जस्टिस मतलब न्याय, इक्वालिटी मतलब समानता। ये सब लोगों को, ये एक कम्युनिटी को नहीं दिया है, ये सबको देने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर वाइजली। इन्होंने पावर को बहुत बहुत चतुराई से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था और बहुत चतुराई से, इन द सेंस, इसे रहने देती हूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, देख लीजिए। हमारे यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है,
तो जो पावर डिवाइड किया गया है वो लेजिस्लेचर को दिया गया है आपका लॉ बनाने का, ठीक है, ये बनाते हैं लॉ। और इसको कहते हैं हिंदी में विधायिका, लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, ओके। और इनको दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉ को। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव करेंगे। इनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके हम पढ़ेंगे, जब गवर्नमेंट हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया लॉ को। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करना होता है, लॉ को लागू किया, ठीक है, कानून को लॉ को लागू किया। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई बैठ जाती है जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर कोई गड़बड़ कर दी, इन दोनों ने मिलकर कोई गड़बड़ कर दी, तो क्या बैठेंगे, न्यायपालिका बैठेगी, जो क्या करती है, जो लॉ को इंटरप्रेट करती है। वो आपको बताएगी कि नहीं जी, ये जो कानून आपने बताया है ये किन और दूसरे अधिकारों का हनन कर रहा है, दूसरे अधिकारों को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो वॉयलेट्स लॉ, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए ना, ये चीज़ है। तो अगर वो वॉयलेट्स हो रहे हैं तो क्या होगा, जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। हमारे यहाँ पर मोस्ट पावरफुल क्या है, तो वो है हमारा हाईएस्ट जो है सुपर, जो बिल्कुल ऊपर के पद पे बैठा हुआ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसको इंटरप्रेट किसने करा है, जुडिशरी ने। इनके बनाए हुए लॉ को भी अगर इंटरप्रेट करेगी तो वो भी जुडिशरी करेगी, ठीक है। अर्थ क्या निकलेंगे, जो कहा गया है वो लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट है, संविधान जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो पूरा लॉयर्स के द्वारा लिखा गया है, समझ लीजिए। उसको पढ़ने वाले भी लॉ पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, तभी वो आपको समझा पाएंगे कि इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर ये लॉ लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये रूल लिखा है तो इसका मतलब ये है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब पावर डिस्ट्रीब्यूट्स हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। इसके बाद है हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ज़रा देख लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। ओके, चलिए अब मैं बता देती हूँ। 22 मिनट मोर देन इनफ हो गए हैं, 22 मिनट बहुत होते हैं, 22 मिनट्स। इसके बाद वाला जो स्टार्ट होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहती वीडियोस को, ताकि आप बोर ना हो, धीरे धीरे चीज़ें समझें। तो जितना अभी तक मैं बता चुकी हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए छोटा सा चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ, जो आपका रिवीजन करने के लिए सही रहेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट ये सब ना। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा है और सिंपल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री है। ये आपको याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। इसकी नीड, जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड मतलब जरूरत, जरूरत क्यों पड़ी हमें, मेंटेन पीस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर या कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फंक्शंस में पहला है आपका कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, ठीक है। ये लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया।
ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट है फंक्शन नंबर 2, जो कि डिसाइड करता है हु मेक्स लॉ। लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है फंक्शन नंबर 3, जो लिमिट करता है पावर को, किसके, गवर्नमेंट को, लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। फंक्शन 4 क्या बताया था मैंने, हेल्प करता है सोसाइटी की प्रोग्रेस को, सोसाइटी के वेलफेयर को अचीव करने में, ठीक है, सोशल वेलफेयर। और 7th पॉइंट है आपका फंक्शन नंबर 5। 5 फंक्शन में बता चुकी हूँ। गिव्स नेशनल आइडेंटिटी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अब इसके आगे की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कमेटी मेंबर्स कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, सब कुछ उसके बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि पोस्ट देख लेना, कम्युनिटी पोस्ट देख लेना चैनल पे जाके, तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।